हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे नए नए लोगों से। उन नए लोगों में हमारे एक प्यारे से दोस्त हैं जिनका नाम है आज़म। तो आज़म भाई आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, उनसे बहुत सारी बातचीत होने वाली है। तो गाइस आप लोग तैयार रहिए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज़म भाई, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपने इस पॉडकास्ट के, अपने इस शो पे आपने हमें मौका अरे दिया। नहीं, उसके लिए बहुत शुक्रिया मौके तो नेता देते हैं इंटरव्यू के दौरान। हम लोग तो एक ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं, जो कि हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हैं। उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, तो आज़म भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गाइस हम लोग आज़म भाई से आज ओपन हार्ट बातचीत करने वाले हैं। आज़म भाई के बारे में पूछने वाले हैं। बिल्कुल ओपन हार्ट बात करेंगे। आज़म भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? आज़म भाई की जो आवाज़ है उसमें एक अलग ही एक ऐसा लगता है कि कुछ बोला जा रहा है। अरे बहुत शुक्रिया एक मर्दपन है एक आवाज़ में। और तो ऐसी आवाज़ से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो इस आवाज़ों के झरोकों में एक नाम आज़म भाई का है। तो आज़म भाई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा ताल्लुक, जो मेरा बचपन बीता है वो जन्म मेरा इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में ही जन्म हुआ और इलाहाबाद में ही पला बड़ा हूँ। तो मैं ठेठ इलाहाबादी हूँ। मेरे अंदर इलाहाबाद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वो गलियाँ, वो जहाँ फिराक गोरखपुरी रहा करते थे, बैंक रोड वाला उनका बंगला, वो सब चीज़ें मैं घूमते हुए आया हूँ। उस जगहों को जिया हूँ, महसूस किया हूँ। फिराक गोरखपुरी को हम नहीं देख पाए, लेकिन उनके बंगले को वहाँ जाकर देखते थे तो लगता था कि हाँ, यहाँ कोई एक शख्स गुजरा है। तो इलाहाबाद का एक तरीके से देखा जाए तो आपका और फिराक गोरखपुरी का जो आपने नाम लिया है, तो कहीं ना कहीं वो आपके क्या फेवरेट शायर में है? हाँ, फेवरेट शायर में हैं वो फिराक गोरखपुरी। मतलब एक इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर। इतनी अच्छी उर्दू थी उनकी। उर्दू में इतनी अच्छी गजलें उन्होंने लिखी, इतने अच्छे नज्म लिखे, इतने अच्छे अशार लिखे। वो एक मतलब कोई भी पढ़ेगा, आप भी कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। आप जीवन की जो फलसफे हैं जिंदगी के, वो उसमें आपको दिखेंगे। वो लिखते थे, अच्छा लिखते थे। तो एक तरीके से देखा जाए इलाहाबाद जो है संगम की नगरी भी कहा जाता है एक तरीके से जी। आप इलाहाबाद को प्रयागराज कहने लगे, और पहले इलाहाबाद कहते थे। लेकिन जो इलाहाबादीपन है वो कहीं ना कहीं हर एक के प्रयागराज में जो रहता है उसके दिल में रहता है। और वही आप भी जो बता रहे हो कि मुझे इलाहाबादीपन में पला बड़ा हूँ, फिराक गोरखपुरी जी की गलियों से गुजरा हूँ, वहाँ के बाजार की, वहाँ के जो रौनक है, चकाचौंध है इलाहाबाद की, उनकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। इलाहाबाद, जैसा आपने कहा कि एक संगम है, एक गंगा जमुनी तहजीब है जो एक पूरा हिंदुस्तान दिखता है इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद की सबसे खूबसूरत चीज़ है। वहाँ किसी चीज़ को लेकर जो एक बंटवारा नहीं है किसी चीज़ को लेकर, और एक आपने कहा नाम बदलने को लेकर। तो जो इलाहाबाद है वो इलाहाबाद रहेगा। जैसे मेरा बचपन इलाहाबाद में गुजरा है, इलाहाबाद में मेरा बचपन गुजरा, तो इलाहाबाद मेरे दिल में है। मैं प्रयागराज कहूँगा तो मुझे महसूस नहीं होगी वो चीज़ें जो मेरा मतलब। कोई शहर हमें खूबसूरत क्यों लगता है? वो इसलिए नहीं खूबसूरत लगता है कि उसका नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद है, या वहाँ क्या चीज़ें हैं। हमें इसलिए खूबसूरत नहीं लगता, हमें इसलिए खूबसूरत लगता है कि जो हमारा बचपन है, जो हमारा बचपन होता है, वो हमारा वो बचपन वहाँ गुजरा है। और हमारी जो बचपन की यादें होती हैं हमारे साथ ताज़ जिंदगी हमारे साथ रहती हैं। तो जो चीज़ें हमारे साथ ताज़ जिंदगी रहेंगी, उसमें इलाहाबाद का एक नाम जो है, वो इलाहाबाद का नाम मेरे साथ ताज़ जिंदगी रहेगा। मैं इलाहाबाद को प्रयागराज लिख सकता हूँ, बोल नहीं सकता मैं इलाहाबाद का नाम। तो एक तरीके से देखा जाए कि हम प्रयागराज को लिख सकते हैं, बट उसको महसूस नहीं कर सकते। महसूस करेंगे इलाहाबाद को। जी बिल्कुल। तो बचपन की जैसे आपने बात कही, तो बचपन की कहानियां तो सभी को याद है। भाई आइसक्रीम वाला आ रहा है, मटका कुल्फी वाला आ रहा है, कभी हम लोग पतंग उड़ाने के शौक में चले गए, कभी किसी जगह पे घूमने चले गए, और किसी दोस्तों के नए घेरे में चले गए, खेमे में चले गए, वहां से लौट के आ गए, घर पे डांट भी खाई। तो ऐसे बचपन की कुछ अगर यादें आपके पास हो तो साझा करें। बचपन की यादें बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास। खासकर ऐसी कुछ यादें जो आपके दिलों को आज भी छूती हुई हैं कि भाई एक वो आज़म था जो वहां रहता था या ऐसा था, और अब एक ये आज़म है जो कि एक ट्रेनी जर्नलिस्ट हो रहा है। हाँ, मैं बचपने में मतलब मैं गांव से हूँ, ठेठ देहात से, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं। इवन अगर आप इमेजिन करें कि जब मुझे ईद के कुछ दिन पहले अपने कपड़े लेने जाने होते थे, नए कपड़े, तो मैं घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर है मार्केट, वहाँ मुझे कपड़े लेने जाने पड़ते थे। तो मेरे गांव के आसपास कोई मार्केट नहीं है, तो हम लोग जाते थे। तो गांव में ठंडी का दिन होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का दिन होता है, और आजम है, और आजम अपने 3-4 दोस्तों के साथ है आजम। क्या बात। और आजम गए हुए हैं खेत में, आलू लगी हुई है, और 3-4 दोस्तों को वो बचपना होता है, वो चीजें
मस्ती करने का मन करता है। तो आजम है, आजम के 3-4 दोस्त हैं। आजम उन दोस्तों के साथ कुछ आलू निकाल करके उसको भूंज करके खाना चाहते हैं। अच्छा। तो आजम और 3-4 दोस्त मिलकर उसको निकाल रहे हैं आलू जमीन से, तभी उस खेत का मालिक आ जाता है और आजम अपने तीनों दोस्तों के साथ भाग जाते हैं वहां से। और एक गांव की सबसे खूबसूरत चीज होती है कि गांव में हमें हर आदमी जानता है। हाँ। शहर की तरह नहीं होता कि अपने पड़ोसी को नहीं जानते। हमारे फ्लैट के नीचे किसी की मौत हुई और हम ऊपर पार्टी कर रहे हैं, डिस्को चल रहा है, ऐसा हमारे गांव का कल्चर नहीं है। हाँ। तो गांव में हमारे पापा को, या हमारे पापा को नहीं जानते तो चाचा को ज्यादातर लोगों को जानते हैं। हाँ। तो हमारे पापा को जानते थे। अब आए हमारे घर पे शिकायत लेकर। अच्छा। अब हमारे पापा ने सुनी और हमारे पापा को शिकायत बिल्कुल नहीं पसंद थी। हाँ। तो उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर जब वो चले गए तो हमारी कुटाई खूब हुई। जब कुटाई खूब हुई तो फिर मतलब वो सब चीजें अब याद आती हैं कि हाँ। वो एक बचपन था। बचपन बहुत खूबसूरत होता है, मतलब मुझे लगता है कि सबका बचपन खूबसूरत होता है। फिर वहां से IMC तक का सफर काफी अच्छा रहा। और इसके बीच में एक पड़ाव आता है जब मैं इलाहाबाद शहर आता हूँ, अपने गाँव से शहर आता हूँ। मुझे एक किताब मिलती है, गुनाहों का देवता, जिसको भी मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहूंगा। हाँ। कभी भी मौका मिले या मौका ना मिले तो अभी जब भी आप सुन रहे हो आप सर्च करके ऑर्डर करें गुनाहों का देवता। हाँ। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। हमारे प्रोफेसर हैं यहाँ IMC में, आनंद प्रधान सर, वो कहते हैं कि अगर आपने अभी तक अगर गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी है तो आप जवान नहीं हुए हैं। क्या बात। आप जवानी में नहीं आए हैं। हाँ। तो 11th-12th था मेरा, तो मैं जब पढ़ा उसको 11th में पढ़ा था मैंने। जब पढ़ा तो मैं वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उन चौराहों से, उन रास्तों से गुजरता था, तो वहां मैं ढूंढा करता था। हाँ। उनके कैरेक्टर्स हैं चंदर, सुधा, ये सब चीज, मतलब मैं इमेजिन करता था, लाइक उन्होंने इतना जीवंत कर दिया इन किरदारों को कि मैं वहां ढूंढता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब और चंदर, सुधा, उन सबको मैं ढूंढता था, महसूस करता था कि यहीं कहीं से गुजरे हैं, बल्टी, सबको। तो प्लीज आप लोग पढ़ें। और तो ये जो गुनाहों का देवता है, ये यानी कि क्या आखिर में इसका सस्पेंस क्या निकलता है, इसका जो जीस्ट है वो क्या निकलता है, आखिर में क्या पता चलता है कि ये गुनाहों का देवता है किस चीज पे लिखी गई है, क्या मैसेज है इसमें, या क्या चीज ऐसी, क्या कलर टेक्सचर है स्टोरी के, इमोशन के? एक चीज ये है कि जैसे एक पहली बात तो मतलब मोहब्बत का एक जो पवित्रता होती है मोहब्बत। हाँ। में मोहब्बत, प्यार, जो आज के जमाने के लड़के जो भूल गए हैं। वो एक शेर है ना कि नए दौर के आशिकों को क्या पता कि कैसे लिखते थे खत पर कलेजा निकाल के। तो उस टाइप का है कि उस दौर का जो लेखक था, उस दौर की जो मोहब्बत थी वो अलग थी अपनी, कि चंदर, सुधा हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं पूरी तरह से, लेकिन आज तक इजहार नहीं किया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो रूहानी इश्क है, वो सिर्फ अपने एक्शंस में दिखाते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी जबान से कभी नहीं कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मन ही मन में एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। और फिर सुधा की किसी दूसरे से शादी हो जाती है, उसके बावजूद उन लोगों में जो मोहब्बत बनी हुई है, मोहब्बत की पवित्रता को जिस तरह से धर्मवीर भारती ने इसमें पिरोया है वो बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है, आपने पढ़ी कि नहीं निखिल भाई? मैं पढ़ूंगा इसको, बिल्कुल। तभी मैंने इसके बारे में पूछा। और खासकर जितने भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो भी तुरंत गुनाहों के देवता को सर्च करें। अब तो गूगल पे हर चीज मिल जाती है, हर चीज। अमेजोन पे आप जाएं, 150-200 रुपए की किताब है। मैं गारंटी लेता हूं आप लोग मतलब थैंक यू बोलेंगे। हाँ। मुझे और निखिल भाई को। तो आजम भाई, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जो बचपन के किस्से बताए और फिर जो किताब से आपका जो एक रिलेशन बना, और किताब के रिलेशन से धीरे धीरे एक तरीके से आपका ही जो थिंक ऑफ व्यू है वो चेंज हुआ। और जो जैसा कि आपने बताया है कि अगर जवान होना है या जवानीपन का अगर कोई दायरा समेट सकती है तो वो गुनाहों का देवता, उसको ज़रूर पढ़ें, तब पता चलता है कि हाँ क्या जवानी है। और इसी से जुड़ती हुई चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि स्कूल की शरारतें दुनिया में सभी ने की हैं, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, और चाहे वो कक्षा 5-6 का ब्लैक बोर्ड वाला वो जो सीन और नाम नोट वाला सीन। हाँ। तो ये इनसे अगर आप गुजरे हो तो इनके 1-2 किस्से जरूर शेयर करें। हाँ, बचपन के तो बहुत सी कहानियां हैं। मैं बहुत शरारती हुआ करता था। एक्चुअली मैं 7th में था और 7th में मैं हल्का हल्का ऐसे जवान होना में स्टार्ट होते हैं ना, तो हमारे अंदर वो फीलिंग्स आती हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह बढ़ते रहते हैं, हमारे हार्मोनल सबका कॉकटेल चलता है, साइंस भी चल रही है, केमिस्ट्री चेंजेस आते हैं। तो वो दौर था, मैं 7th में पढ़ता था। मेरे क्लास में एक रहती थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अब इनकी शादी हो गई है। अच्छा।
वो मुझे बहुत पसंद थी, तो वो काफ़ी टैलेंटेड थी जी। उनका नाम तो मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं लूँगा नहीं। तो मैं अट्रैक्ट हुआ था उनकी तरफ, और 7th में था मैं, तो ताज्जुब होता है मुझे आज सोचकर कि 7 में मैं किस उम्र का रहूँगा, 12 साल 13 साल का। हाँ बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी पसंद, मतलब काफ़ी पसंद आ गई थी। तो मैं फिर उनके बारे में सोचता रहता था। मैं साइकिल से काफ़ी दूर जाता था साइकिल चलाकर स्कूल, तो रास्ते में सोचा करता था कि कैसे करना है, बात करनी है, क्योंकि हम जब 7 में होते हैं अपने भारतीय संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति नहीं हमारे, मतलब स्कूलों में ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लड़की लड़के के बीच में खाई सी, आज हम बढ़िया से इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो उस टाइम का एक ही माध्यम था कि हम बात करें उनसे, वो ये था कि हम कॉपी एक्सचेंज करते थे, और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। क्या बात। और मैं थोड़ा बिलो देन एवरेज था। तो मैं उनकी आई थिंक इंग्लिश की कॉपी मैंने ली घर के लिए कि मैं सब्जेक्ट पूरा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने दे दिया। काफ़ी हम्बल थी, तो दे दिया। फिर मैं घर लेकर गया, मुझे एक्चुअली करना नहीं था, सब्जेक्ट पूरा था मेरा, मैंने बस ले लिया और उसमें मैंने लिख दिया, मतलब हर आंसर के आगे लिख दिया था आई लव यू। लिख तो दिया। फिर अगले दिन आए, वापस कर दिया कॉपी। फिर उन्हें पता चला, फिर वो गुस्से में गई, सर से बताई, सर ने हमें समन भेजा, गए ऑफिस, पिटाई हुई वहां भी। मतलब मेरा बचपन पिटाइयों से तो भाई हैशटैग पिटाई वाला भरा रहा है। बचपन पिटाइयों से भरा रहा है, बहुत शरारतें की हैं। हालांकि मतलब यही चीजें हैं जो हमारे बचपन को एकदम खूबसूरत बनाती हैं। बहुत ये ऐसी खता बार बार करने को मिलती रहे बचपन में तो मजा कुछ और है। लेकिन मतलब ये भी सच है कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं तो घर वाले एक लड़का समझने लगते हैं कि भाई लड़का वो बड़ा हो गया है, तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। जी बिल्कुल। अब इसके जो सपने हैं वो तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों के भी कुछ सपने हैं कि भाई आगे जाके हमारे लिए कुछ करे। जी। और उनमें से कुछ थोड़ा उधार आप समाज से भी या उन रोल मॉडल से भी ले लेते हैं। जैसे फिल्मों की हीरो से हम लोग सीख लेते हैं कि भाई अगर वो कैसे उसकी लाइफ जर्नी रही है तो हम लोग भी उसी तरीके के हीरो हैं। तो आपकी लाइफ में जैसे ऐसे कौन से वो रोल मॉडल हैं जिनको आपको लगता है कि हाँ, जिंदगी के जो मर्तबे हैं जो मैंने सीखे हैं, अपनी फैमिली से सीखे, किसी और को इंस्पायर होकर सीखे, किन से सीखे आपने? मेरी जिंदगी मैंने मतलब फेजेस में रहे हैं मेरे हीरो। जैसे मैं बचपने में था तो कोई और हीरो था। जैसे अगर बात करूं, मेरी जिंदगी जो चेंज होना स्टार्ट हुई, मैं ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में था अपने। मैं बायोटेक से पढ़ा हुआ हूँ, मैं अनफॉर्चुनेटली बायोटेक से पढ़ा हुआ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं साइंस से फिर शिफ्ट किया हूँ इधर पत्रकारिता की तरफ। अरे ये तो नई बात हो गई। हाँ, इस पर भी मैं बात करूंगा। इसमें क्या होता है ना कि मैं अभी पहले वो वाली बात कर लेता हूँ कि मतलब फेजेस में कैसे मेरे हीरो रहे हैं। रोल मॉडल, एक रोल मॉडल वाला जो है, जब मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था, लल्लन टॉप की वीडियो थी, वो सौरभ द्विवेदी हैं लल्लन टॉप के संपादक। वो बात कर रहे थे एमसी के बारे में, तो एमसी के बारे में मैंने सुना। आई वाज अ बिग फैन ऑफ सौरभ द्विवेदी एट दैट टाइम। तो एमसी के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने भी सोचा कि क्या जगह है ये, मैं भी वहां से पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं एमसी आया। अब यहाँ एमसी आने के बाद वो मेरे हीरो नहीं रह गए। अब मेरा हीरो कोई और है। तो एक जेनिथ होता है, जो एक क्षितिज होता है, एक क्षितिज होता है। तो हम उसे पाते तो नहीं, लेकिन वहां पहुंचकर फिर हमारा आगे बढ़ जाता है, तो हम उस चीज को जीत लेते हैं। जैसे सौरभ द्विवेदी, नो डाउट वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है, बहुत ज्ञानी इंसान है, लेकिन अब मेरा रोल मॉडल कोई और हो गया है, और कुछ दिन बाद कोई और होगा। तो हमारी जिंदगी का जो एक प्रोग्रेस का, एक ग्रोथ का वो है, ये एक तरीका है कि अपने रोल मॉडल को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रखना है, उसको मार देना है। अपने रोल मॉडल को जितनी जल्दी आप मार देंगे या उसके लेवल तक पहुंच जाएंगे, उतनी जल्दी आप ग्रोथ कर जाएंगे। तो ये मेरा एक फेजेस में जिंदगी जीने का एक तरीका है, अंदाज है। तो ये रहा। और मैं वो बात करूंगा, एक मैं कोई जो बायोटेक साइंस, बायोटेक से मैं इसीलिए आया कि हम क्या होता है, हम 6-7 दोस्त थे 11th-12th में, तो एक पीयर प्रेशर होता है। भारतीय समाज में जो पीयर प्रेशर है, पीयर प्रेशर बहुत लोगों का बहुत नुकसान करता है। जैसे कि अब मेरे अंदर क्या था, एक नासमझी कहें या कुछ कह लें, ये था कि अगर तुम साहित्य पढ़ोगे, बीए करोगे, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। उसी चक्कर में मेरे कुछ दोस्तों ने लिया साइंस लिया, तो मैंने भी बायोटेक करने में इंटरेस्ट दिखाया। इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी दिखाया कि दो जैसे चले गए वैसे हम भी चल पड़ेंगे। इसे ही पीयर प्रेशर है, और भारतीय समाज में भरा पड़ा है। निखिल भाई, मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज का शिकार रहा हूं मैं। फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आई, तो लगा कि नहीं यार, जिंदगी नहीं बिताई जा सकती बायोटेक में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट
बायोटेक बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जिनका उसमें इंटरेस्ट है उनके लिए। जी। तो शिफ्ट किया और फॉर्चुनेटली हो गया एमसी में। मैं खुद खुशकिस्मत मानता हूँ खुद को कि एमसी जैसा संस्थान में आया। तो हाँ, मतलब बहुत नुकसान करता है पीयर प्रेशर, तो इससे बचना चाहिए हमें। तो एक तरीके से देखा जाए कि आपकी जो जर्नी है उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई बचपन से निकले और फिर इसके बाद स्कूल गए, फिर शरारतें, फिर इसके बाद आप बड़े हुए तो फिर दोस्तों के साथ जहाँ दोस्त गए वहीं चले गए, और इसके बाद फिर आप एक वीडियो देखते हो, आपका चेंज होता है, फिर गुनाहों का देवता भी आपने पढ़ा हुआ है। तो एक तरीके से एक सांचा नहीं है कि आपको एक सांचे में डाल दें कि भाई नहीं ये दो चार चीज़ें नोट कर लो, इन्हीं पे ही चल के आप निकलोगे। लेकिन आप जो निकले हो एकदम अलग क्रिएटिव पैटर्न पे निकले हो कि अब जाके यहाँ आए हो आप। तो अब जाके आप यहाँ पे आके अपने आप को क्या महसूस करते हो? और दूसरी चीज़ ये है कि जो पुराना आज़म था वो क्या अब चेंज होके एक नया आज़म अंदर ही अंदर रच रहा है अपने आप को नई चीज़ें सीख के? और क्या संभावनाएं हैं कि किस तरीके से और आने वाला टाइम उस आज़म के लिए हो सकता है? मैं निखिल भाई बात बताऊं तो हमारी ज़िंदगी में जो एक पढ़ने लिखने का एक पैटर्न होता है, वो एक जो पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है, पढ़ाई लिखाई इन द सेंस वो एकेडमिक वाली पढ़ाई नहीं, जो किताबें हैं अच्छी अच्छी, वो हमें अपने बच्चों को या जो भी पेरेंट्स हैं अपने भाई बहनों को सबको बताना चाहिए कि जो किताबें होती हैं वो हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। क्या बात! इस दुनिया को देखने का नजरिया, कोट करिए, पॉडकास्टर अगर सुन रहे हैं तो इस बात को कोट करें अभी तुरंत। हाँ, तो हर चीज़ मतलब मैं जो मैं महसूस करता हूँ कि जब किताबें मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, किताबों की जब मैं बात करता हूँ तो गुनाहों का देवता और रश्मि रथी, और अगर मैं शायरों की बात करूँ तो जॉन एलिया, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, इन सबको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब एक समझदारी बढ़ी और मुझे अब खुद आज़म जो है वो मिला, आज़म मिला कि आज़म को खोज के किताबें हमें बताती हैं कि हम क्या हैं। मैंने इकिगाई पढ़ी, इकिगाई भी अच्छी किताब है, आप लोग जरूर पढ़ें। अल्केमिस्ट पढ़ें, पाउलो कोएल्हो की बहुत अच्छी किताब है। तो किताबें हमें बताती हैं कि हम क्या हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते कि हम क्या हैं, तो किताबें हमें बताती हैं। इसलिए हमें पढ़ने लिखने का एक माहौल बनाए रखना चाहिए, और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। बिल्कुल। तो आज़म बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार, आपने एक समझ लो कि इस पॉडकास्ट में सारी चीज़ें वो रच दी जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि कैसे आज़म भाई से बातचीत करी जाएगी, क्या बात की जाएगी, बट ये तो डाउन टू फ्लो हुआ है, अंदर से निकला जो ओपन हार्ट बातचीत है कि किताबों का कितना बड़ा राब्ता है आपके साथ, और आपकी लाइफ में एक चेंज बहुत बड़ा आया है। और आज तभी उसी चेंज की वजह से हम और आप दोनों लोग इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हैं, और दोनों इस समय लैब में बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये बातचीत लाइब्रेरी में हो सकती थी, बट लाइब्रेरी में एक शर्त होती है, जो भी करना है चुपचाप करना है। मुझे लगता है निखिल भाई कि हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें अचानक से होती हैं वो खूबसूरत चीज़ें होती हैं। हम क्योंकि हम सोचते रहते हैं, हम जिंदगी में करते नहीं हैं चीज़ें, हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ये आपने कहा, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ इस चीज़ को लेकर कि आप एक अच्छे एग्जीक्यूटर हैं। मतलब आप चीज़ों को सोचते नहीं हैं सिर्फ, आप उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ये आपकी सब बहुत अच्छी बात है, और आपका बहुत शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए। आपके इस शो में मैं मतलब पहली बार आपसे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। क्या बात। तो ये था पॉडकास्टर आवाज़ों के झरोखे से एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और आज़म भाई थैंक यू सो मच। हम आपका भी बहुत बहुत हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू सो मच।